नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे। मिस्टर के कुमार जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2023 का मॉडल पेपर छठवां पेपर हिंदी को सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन तीसरा सही है, चित्रलिपि। क्वेश्चन दूसरा है, पर्वत पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। सेकेंड ऑप्शन है पादप। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। इसमें चौथा ऑप्शन है ब। क्वेश्चन चौथा है, अह अंग अह वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन पहला अयोग वाह। क्वेश्चन पांचवा है, कामायनी के लेखक हैं। दूसरा जयशंकर प्रसाद। अति लघु उत्तरी प्रश्न, चलिए देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर छठा है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। पहला है चित्र विधि। दूसरा है, चित्र विधि में कहानी को की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, कहानी के अंशों को स्थानीय भाषा में परिवर्तन करवाना, कहानी का नाट्यीकरण करवाना, उसका अभिनय करवाना। कहानी कथन विधि है। कहानी कथन विधि के अंतर्गत सबसे पहले प्रशिक्षु बच्चे को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए। प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद वार्तालाप विधि। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षक अपने बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण एवं रोचक प्रसंगों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। वार्तालाप विधि कहानी शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। बच्चों को पशु पक्षियों तथा अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजन कहानियाँ, लोक कथाएं या किसी रोचक प्रसंग के हाव भाव को गतिविधि के रूप में साथ सबसे पहले सुनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है। चलिए इसको देखिए। उच्चारण दोष के सामान्य प्रमुख कारण, उच्चारण, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, पहला। दूसरा क्या है, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। तीसरा ऑप्शन, शारीरिक विकार ध्वनि यंत्रित संबंधित। चौथा है, परिवार में अशुद्ध उच्चारण। पांचवा है, बालाघात से अपरिचित होना। छठा है, गति का ज्ञान न होना। पहला है, देखिए इसमें ध्वनि, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, जैसे जिसे छात्र स, ज, स में, री, र में, ई में तथा ब, भ में कोई भेद नहीं समझ सकते। ऑप्शन दूसरा है, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, जैसे 43 को 43 अथवा 43 99 को प्राय 99 बोलने की गलतियां होती हैं। शारीरिक विकार, अति वृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उच्चारण स्थान के स्तर पर। परिवार में अशुद्ध उच्चारण, 7 तो बच्चा उनके अनुकरण करने की ध्वनियाँ अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। साथ ही अशिक्षित माता पिता बच्चे के उच्चारण के प्रति विशेष जागरूक नहीं होते हैं, वे उनके उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ अधिक करने लगते हैं। बालाघात से अपरिचित होना, जैसे राहुल ने तुमको मारा, वाक्य में राहुल पर बल देने पर राहुल दंडनीय है होने का ज्ञात होता है,
तुमको बल देने पर ज्ञात होता है। तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राहुल ने तुमको मार दिया। क्वेश्चन 6 है, गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्रा, समयाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं, जैसे अ रोको मत जाने दो, ब रोको मत जाने दो। क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं? देखिए इसको, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, कहानी व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द की शक्ति, अभिधा लक्षणा और व्यंजना लक्षणा शब्द की वह शक्ति है जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द को साधारण अर्थ से उसका वास्तविक अभिप्राय नहीं प्रकट होता है। शब्द को जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट करता है, उसे लक्षणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य का प्रकार, सूचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया या कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य होता है और शेष उसके आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपसर्ग क्या है, उदाहरण समझाइए। उपसर्ग शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधन मर, अमर, अतिधन क्रमण, अतिक्रमण, अधन नैतिक, अनैतिक, न्यायधन आलय, न्यायालय। अब लघु उत्तरी प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के उद्देश्य, कहानी शिक्षण निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने में कौशल का विकास कराना, ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप से प्रस्तुत करना, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। चौथा है छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो। पांचवा है छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराना, छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास कराना, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनाना, छात्रों की साहित्य में रुचि का विकास कराना, छात्रों में विचार कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित कराना। 10वां छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। 11 छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। 12 छात्रों में देश, जाति एवं धर्म के प्रति स्थायी भाव का विकास कराना। 13
छात्रों को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना। 14 छात्रों की कहानी लिखने में रुचि का निर्माण कराना। 15 छात्रों को अपना चरित्र निर्माण कराने में सहयोग प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मानवीय विचारों को अभिव्यक्ति अस्थायी रहे लोग उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हजारों वर्षों से वंचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। छात्र की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी निम्नलिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों तथा भावों को अस्थायी बनाने में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 14 किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सुधारण स्पष्ट कीजिए। विराम का आशय रुकना या ठहराव अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले भी समझ में कुछ नहीं आएगा। उदाहरण, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, जिससे इसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको मत जाने दो और दूसरा रोको मत जाने दो। ये दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते हैं और भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। परिभाषा है, वाक्य बोलते या लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले विराम चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे पहला है पूर्ण विराम, वाक्य में खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों में के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं। अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलते अथवा लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा संकेत रुकते हैं, जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। अल्प विराम का उदाहरण, अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है। पिता ने पूछा अब यह कहाँ थे। अब तीसरा है थर्ड अर्ध विराम। सामान्य तौर पर अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है तथा जब उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जा सकता है, अतः वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अंग्रेजों के सामने आने के संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी, घर में कौन आया है, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 15 उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे धन, धनवान, वान को धन के पश्चात जोड़ दिया गया है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। जैसे गामी से पहले अनु जोड़ देने पर अनुगामी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 अव्ययी समास की सुधारण परिभाषा लिखिए।
अव्ययी समास, भाव समास, जिस समास